पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद और दिल्ली एनसीआर का हिस्सा गाजियाबाद यूं तो अपने औद्योगिक विकास, इंजीनियरिंग कॉलेज और तमाम अन्य गतिविधियों के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन यह किसी और चीज के लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित है। गाजियाबाद का जिक्र लव मैरिज के लिए भी आता है। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो प्रेमी प्रेमिका अपने संबंधों को कानूनी जामा पहनाने के लिए पहली पसंद के रूप में गाजियाबाद कोर्ट को ही चुनते हैं। तो ऐसा क्या खास है यहाँ? आंकड़ों की नजर में अगर इस बात को समझना हो तो आप कह सकते हैं कि यदि पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 कोर्ट मैरिज एक साल में होते होंगे तो अकेले गाजियाबाद में तकरीबन 35 से 40,000 कोर्ट मैरिज होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जिते, और जब अति होती है तो भगवान की एंट्री होती है, और कई बार तो भगवान का नाम ही काफी है। तो ऐसे ही इस पूरे कोर्ट मैरिज के खेल में शनि देव की एंट्री होती है, और चूंकि शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं तो इस बार कानून का हथौड़ा ऐसा चला कि कानूनी ब्याह की दिशा और दशा ही बदल गई, और इसके सूत्रधार रहे एआईजी स्टाम्प गाजियाबाद पुष्पेंद्र साहब। तो आइए जानते हैं उनसे ये पूरी कहानी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जनपद है गाजियाबाद, और अपने तमाम इंडस्ट्रियल्स अप्रोच के लिए दिल्ली एनसीआर का फेमस डिस्ट्रिक्ट है ही है। इसके साथ साथ गाजियाबाद के आंकड़ों की दुनिया में एक आंकड़ा ये भी है कि इसको मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन, मतलब कोर्ट मैरिज या जो इस प्रकार के रजिस्टर्ड होते हैं कानूनी तौर पर शादी, उसका भी एक हब माना जाता है। बताते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी शादियां होती हैं उसका तकरीबन 60% अकेले गाजियाबाद में होता है। और हाल के दिनों में आपको याद होगा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मैरिज एक्ट को लेकर कुछ नए आदेश भी दिए गए हैं, जिसकी नींव इसी गाजियाबाद से पड़ी थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए कह लीजिए, अगर अखबारी भाषा में जिनके सूत्रधार हैं पुष्पेंद्र साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे जरा बात करेंगे। सर, ये गाजियाबाद को ये मतलब रजिस्टर्ड मैरिज का हब क्यों कहा जाता है? क्या इसकी दास्तान है? लव हब टाइप का बना हुआ है? ये 2017 से पहले जो हमारा सब्रिस्ट्रार होता था वो हिंदू मैरिज रजिस्ट्रार होता था। ओके। केवल हिंदुओं की ही मैरिज हम रजिस्टर कर सकते थे। एक्ट ने वही हमको एम्पावर्ड किया। ओके। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट्स को कि सभी की मैरिज का पंजीकरण किया जाए, जिसके काफी सोशल और वो भी फायदे हैं। ठीक बात है। तो उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने भी 2017 में मैरिज रूल्स जो है वो फॉर्म किए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन रूल्स को बनाया, जिसे उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 कहा गया, और उसको फील्ड में एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी हमारे विभाग को दी। ठीक है। उसमें सेक्शन 5 में ये उल्लिखित किया गया था कि वर या वधू में से कोई भी एक उत्तर प्रदेश का निवासी हो अथवा विवाह उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ हो, उसका विवाह जो है उत्तर प्रदेश में पंजीकरण हो सकता है, किया जा सकता है। गाजियाबाद चूंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है और इंडस्ट्रीज की यहाँ बहुलता है, दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, तो बहुत सा लेबर क्लास जो काम करता है यहाँ फैक्ट्रीज में, वो अनेक प्रांतों से आके बढ़ता है। तो शुरू में तो इस टाइप का रहा कि उन लोगों ने अपनी मैरिज यहाँ की और सोचे कि हम अपने गांव जाके क्या रजिस्टर कराएंगे, यही रजिस्टर कराएंगे। बट धीरे धीरे वो एक रैकेट सा यहाँ क्रिएट हो गया, जो पूरे देश में कहीं के भी भागे हुए, चाहे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अच्छा, वो गाजियाबाद, वो यहाँ लगता था कि शायद एक फैसिलिटेट बड़े बेहतर तरीके से होगा। तो मैं जब 2023 में यहाँ पोस्ट हुआ, उस समय ये समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी थी, क्योंकि जितना पूरे प्रदेश में मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसका 60 to 70% अकेला गाजियाबाद। एक लमसम आंकड़े में, एग्जैक्ट नहीं मुझे पूछा, अगर एकदम लगभग अगर आप माने कि पूरे प्रदेश में अगर 50,000 के करीब मैरिज रजिस्टर्ड हो रही थी, तो उसमें से लगभग 39,000 मैरिज अकेले गाजियाबाद में रजिस्टर्ड। अच्छा, तो फिर आप 2023 में जब ज्वाइन किए तो
तो पहले मैंने इसको समझा कि ये होता कैसे है। तो उस समय चूंकि मैरिज रूल्स में हमको एज के वेरिफिकेशन का कोई किसी भी पेपर के वेरिफिकेशन का कोई राइट नहीं था। रूल्स में ही माना गया था कि जो वर या वधू एफिडेविट पे लिख रहे हैं या ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सरकार की मंशा तो बेहतर थी, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। और आपके पास कोई ऐसा टूल्स नहीं था कि आप उसको चेक कर पाते? उसको चेक कर पाए ना। हमारे पास एनएसडीएल की साइट का ऑनलाइन लिंक था, ना यूएडीआई का था, ना ही उनकी मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास लिंक था बोर्ड्स का। फिर एक शनिदेव का प्रकरण जो है वो हाईकोर्ट के सामने गया। तो शनिदेव एक वर था और लड़की शायद इटावा की थी। उन दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और वो शादी उन्होंने गाजियाबाद में रजिस्टर्ड कराई थी। वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हैबिस कॉर्पस रिट में जो है माननीय उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय ने उस रिट का संज्ञान लेते हुए यहाँ से सारा रिकॉर्ड मंगाया। हम रिकॉर्ड लेके गए यहाँ से। तो जज साहब की बहुत सी क्वेरियां थी कि आपने जब लड़का आपके यहाँ का रहने वाला नहीं है, लड़की आपके यहाँ की रहने वाली नहीं है, तो आपने कैसे उसको रेवोक कर दिया? कैसे आपने गाजियाबाद में उसका एप्लीकेशन फॉर्म एंटरटेन किया? ओके। तो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा कि जो मैरिज रूल्स है उनमें ये व्यवस्था है कि विवाह संपन्न होने के स्थान के आधार पर भी विवाह पंजीकरण पक्षकार करा सकता है। तो माननीय जज साहब ने सारे प्रकरण समझा। तो उसके बाद एक रिट और गई श्वेता यादव के नाम से, वो भी हाई कोर्ट में इसी तरीके की थी। नोएडा के थे, उन्होंने शादी गाजियाबाद में रजिस्टर्ड कराई थी। फाइनली 12 मई को माननीय उच्च न्यायालय ने एक मैरिज के मामले में अपना निर्णय पारित किया। उसमें ये आदेश दिया गवर्नमेंट को कि 6 महीने में वो मैरिज रूल्स में चेंज करे। अच्छा, मैरिज रूल्स में ही चेंज करने का? मैरिज रूल्स में ही चेंज करे। और जब तक मैरिज रूल्स में चेंज नहीं होता है तब तक माननीय न्यायालय ने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि इसके आधार पर ही आप आगे की मैरिज का रजिस्ट्रेशन करें। मतलब एक पैरामीटर बनाया? एक पैरामीटर उन्होंने बना दिया। एक दो अगर उसमें जो जरूरी बिंदु हो बता सकें आप? जरूरी उसमें जो बेसिक है वो ये है कि अब शादी वहीं रजिस्टर्ड हो पाएगी जहां का वर या वधू स्थायी निवासी है या उसके माता पिता। अच्छा, पहला जो चेंज उन्होंने ये किया। ठीक है। अब आप शादी के स्थान के आधार पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। दूसरा उन्होंने किया कि जिन मैरिज के रजिस्ट्रेशन के समय परिवार के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, उनमें जिस व्यक्ति द्वारा विवाह संपन्न कराया गया, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे मौलवी जी हों, चाहे पादरी जी, जिस धर्म से हुआ है, उनको एफिडेविट देना होगा कि अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर पूरा सहित के उनके द्वारा किस स्थान पर किस दिनांक को इस विवाह को संपन्न कराया गया है और कार्यालय में भी उपस्थित होकर गवाही करनी पड़ेगी। एक तरह से ओन करना पड़ेगा कि इन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो हम कहते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो सही है। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि उसमें उनको जो उन्होंने विवाह संपन्न कराया है उस प्रक्रिया का एक पूरा वीडियोग्राफी बना के पेन ड्राइव में सब रजिस्ट्रार को रिसीव करानी। तो ये बहुत माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। इसके बाद से ये सारा जो कंट्रोल, काफी कुछ कंट्रोल हो गया है, 90% कंट्रोल हो गया है। अच्छा सर, अभी इन द मीन वाइल आप कुछ जैसे एज वाला जो मामला था उसको चेक करने के लिए कोई तरीका अपना रहे हैं? एज करने को तरीका हम लोग जैसे पेन ड्राइव का है तो पेन ड्राइव की साइट पर जाके एनएसडीएल की साइट पर पेन ड्राइव को पेन कार्ड को वेरीफाई कर रहे हैं। और मार्कशीट के लिए सरकार ने कुछ लिंक हमको अवेलेबल कराए हैं, जैसे यूपी बोर्ड का लिंक हमारे पास है, सीबीएसई का है, आईसीएसई का है। लेकिन उसमें भी एक समस्या आती है, कुछ बोर्ड हैं अलग अलग स्टेट के, जैसे झारखंड का है, बिहार का बोर्ड है, तो उनका डाटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, वो हम ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पाते। तो अभी ये थोड़ा सा टफ जॉब है और पूरी स्टेट के बोर्ड्स का लिंक अवेलेबल कराना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो कोशिश में हम लोग, सरकार भी कोशिश में है कि हमको एनएसडीएल का लिंक ये भी 10-15 दिन में मिल जाएगा। तो फिर जब आप ऑनलाइन पैन कार्ड भरेंगे, भरते टाइम ही वेरीफाई हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, ये आपको लगता है जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है और जो उन्होंने 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया है,
जब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में आ जाएगा तो काफी चीजें में बहुत ट्रांसपेरेंसी और सुधार हो जाएगा। इसको लास्ट सवाल के तौर पर आप क्या बता पाएंगे? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में होगा, सुधार भी होगा। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड है आप, जी जी, आप उसके बारे में कोई जानकारी करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? जिस तहसील में वो लैंड, तहसील का में लैंड पड़ेगा, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, आपको पता है कि उस तहसील के अलावा उससे संबंधित कोई काम नहीं हो सकता। या तो वहाँ के एसडीएम के साथ पहुंच जाए, वहाँ सब रजिस्ट्रार के पास है। मैरिज के मामले में अब तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से पहले जी, अगर किसी पेरेंट्स को ये जानना है कि उसके बच्चे ने विवाह कहीं कर लिया है कि नहीं कर लिया, तो उसको पूरे प्रदेश में ढूंढना होता। अच्छा, ये तो फिर बहुत बड़ा टास्क हो गया। तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं था, और बिल्कुल किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था कि अगर उसको अपने बच्चों की जानकारी कर पाए कि उन्होंने विवाह किया है कि नहीं किया, तो दैट्स इम्पॉसिबल थिंग। एग्जैक्टली। अब जो है आज के टाइम में इन रूल्स के जो चेंज किए रूल, उसके बाद से वो केवल 4 जगह दिखने हैं भाई, या तो लड़की के स्थायी पते पर होगा, या लड़की के स्थायी पते पर होगा, या उनके माता पिता के स्थायी पते, वर वधु के स्थायी पते, या उनके जो पेरेंट्स हैं उनके स्थायी। तो 4 ही तहसील उसको। ये बड़ी अच्छी बात रही इसमें। तो कम से कम ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट चीज हो गई है। और अगर कहें तो इस पूरे मामले के सूत्रधार, अब कुछ भी कहिए, बस मैं था सौभाग्य से माननीय उच्च न्यायालय ने बातों को समझा और उस पर जब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में आ जाएगा तो जब भी ये बात चर्चा होगी तो आपका नाम भी मुझे लगता है कि हमेशा चर्चा में जरूर आएगा। और इस वाकई सकारात्मक इस कार्य